हेलो हेलो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिया साइंस क्लासेस। मैं दीपशिका परमार आज की क्लास में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए सो स्टार्ट करें हम अपने आज के लेक्चर को। पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसका ग्राफ ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके थे, समझ चुके थे। चलिए अब हम जल्दी से इसको रिवाइज करके एनसीईआरटी की लाइंस जो है उनको क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ग्राफ को हमने डिस्कस किया था। अगर हम जल्दी से इसको वन शॉट में रिवाइज करें तो हमने क्या देखा था, अगर फेजेस की बात करें इसके, तो फेज कितने थे टोटल? 28। ठीक है, जो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल था, मेंस्ट्रुएशन था, उसका टाइम पीरियड क्या था? 28 डेज का। आइडियली फ्लक्चुएट होगा, पर्टिकुलर किसी वुमेन की बात करें तो उसके अंदर सबके अंदर अलग अलग हो सकता है, लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें आइडियल कंडीशन की तो 28 डेज का साइकिल होता है। ठीक है, अब इसमें हम बात करें चेंजेस फॉर यूट्रस एंड ओवरी। ovarian hormones and इंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स। क्लियर है? चलिए सो हमने पिछले क्लास में क्या बात की थी, अगर यूट्रस की बात करें तो यूट्रस में 1 to 5 का, 1 से 5 डेज का क्या होगा? मेंसेस फेज होगा, जिसमें क्या हो रहा था, हमारी एंडोमेट्रियम की लेयर ब्रेक हो रही थी। ठीक है सर सर सर, ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है ये ब्रेक हो रही थी कब? 1 से 5 डेज में। सो दिस फेज इज मेंसेस। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन फेज भी से हम बोलते हैं। ठीक है, ओवरी की बात करें तो ओवरी में इस फेज में क्या हो रहा था? फॉलिक्यूलोजेनेसिस स्टार्ट हो गया था, मतलब फॉलिकल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल्स यहाँ से बनना शुरू हो गई थी। ठीक है, फिर बात करें हम ओवेरियन हॉर्मोन्स की एंड इंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स की। तो जब यूट्रस के अंदर मेंसेस फेज चल रहा था तब इंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच का लेवल बढ़ गया था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बढ़ गया था, जो ओवरी के अंदर फॉलिकल का फॉर्मेशन स्टार्ट कर रहा था। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आई थी? ये 14 डेज है मीन पॉइंट जब क्या होता है? ओवो एवोल्यूशन होता है। इसको बैक पे जाना चाहिए। हाँ जी, चलिए ठीक है, कहानी समझ में आई आपको? इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 सेगमेंट्स में। ओके, सो दिस फेज इज मेंसेस फेज। एंड अगर हम बात करें 5 से 14 का, तो यहां से स्टार्ट हो रहा था हमारा प्रोलीफेरेटिव फेज। प्रोलीफेरेटिव फेज, इस फेज में हमारी एंडोमेट्रियम की लेयर फिर से बनना स्टार्ट हो गई थी एंड देन यहां से कंटिन्यू बनती जा रही थी एंड यहाँ पे, ठीक है, सो ये हो गया प्रोलीफेरेटिव फेज। एंड ओवरी के अंदर क्या हो रहा था? यहाँ पे फॉलिक्यूलोजेनेसिस चल रहा था, जिसमें प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल एंड सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल एंड फर्दर ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो गया था। और इस स्टेज में यहाँ पे क्या हो गया था? ओव्यूलेशन हो गया था। ठीक है, सो अब यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग करने के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी क्रीज कर रही थी। तो यहाँ से एफएसएच अपना लेवल बढ़ा रहा था, एफएसएच। ठीक है, अब क्योंकि एफएसएच बढ़ रहा था तो यहाँ पे ओवरी के अंदर कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा था। ठीक है, तो एस्ट्रोजन अपना लेवल यहाँ पे बढ़ा रहा था क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेट हो गई थी। क्लियर है? अब क्योंकि एफएसएच बढ़ा था तो इंटीरियर पिट्यूटरी को एलएच भी बढ़ाना था। तो एलएच इस पॉइंट पे आकर क्या हो जाएगा? अपना पीक पकड़ लेगा कहाँ पे? 14 डेज में। और जैसे ही एलएच का पीक ऊपर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन जैसे ही होगा, यहाँ पे देखिए ओव्यूलेशन जैसे ही हुआ एलएच के पीक पे बढ़ने पर, तो क्या होगा? यहाँ से एग रिलीज हो जाएगा और क्या बन जाएगा? यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम एंड फिर ये येलो बॉडी बना देगी। सो दिस फेज इज ल्यूटियल फेज। क्लियर है? दिस फेज इज ल्यूटियल फेज। इतनी कहानी आपको समझ में आई थी? ये बात कर रहे हैं हम किसकी? यूट्रस की। यूट्रस में ही कंडीशन चल रही है। ठीक है, अब ओवरी के रिस्पेक्ट में बात करें तो 1 से 14 डेज के बीच में क्या? फॉलिक्यूलोजेनेसिस हो रहा है। तो दिस फेज इज फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज। ठीक है, और ओवरी के रिस्पेक्ट में ये ल्यूटियल फेज है। लेकिन अगर बात करें हम किसकी? यूट्रस के उसमें रिस्पेक्ट में, सो दिस फेज इज सिक्रीटरी फेज।
बिकॉज यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लेयर थिक होती जा रही है, बोल्ड होती जा रही है। क्लियर है? अब देखिए जैसे यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गया है, कार्पस ल्यूटियम बन गई है, सो कार्पस ल्यूटियम 2 हार्मोन्स को सिक्रीट करेगी। फर्स्ट इज एस्ट्रोजन एंड सेकंड इज प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है? सो एस्ट्रोजन तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका था, लेकिन अब फिर से एस्ट्रोजन आएगा, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल फिर से बढ़ा। एंड प्रोजेस्टेरोन की बात करें, सो प्रोजेस्टेरोन अभी तक नहीं था, लेकिन यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन बढ़ गया। कहाँ पर? यहाँ पर। क्लियर है? तो ये आपका पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ था। बात करें हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स, तो कौन है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं, बिकॉज जैसे ही प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है तो ये एंडोमेट्रियम को थिक या फिर मेंटेन करने का काम करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन्स बोलते हैं। और अगर बात करें ड्वेल नेचर कौन सा शो कर रहा है? एस्ट्रोजन। एक बार आया, फिर दूसरी बार फिर आया। लेकिन बात करें फर्स्ट टाइम जब पॉलीक्यूलोजेनेसिस हो रहा था, इस टाइम पे जब एस्ट्रोजन आता है, तो ये एफएसएच एंड एलएच दोनों को कौन सा पॉजिटिव रिजल्ट देगा? इस केस में एफएसएच एंड एलएच दोनों ही पीक पे आएंगे। लेकिन जब एस्ट्रोजन डबल बार आएगा अपना पीक लेकर, इस कंडीशन में ये नेगेटिव रिजल्ट देगा और एलएच एंड एफएसएच दोनों के लेवल को डाउन कर देगा। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आई थी? पिछले क्लास में हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं। सो नाउ अब हम एनसीईआरटी की जो बची हुई लाइन थी हमारी, हम उनको रीड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करें हम। हाँ जी, तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली क्या है? शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर। और अगर इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो एक साइकिल होता है 28 डेज का। साइकिल मींस जहां से स्टार्ट हुई कोई भी कंडीशन या कोई भी चीज, वो एंड वहीं पर हो जाए, उसे हम साइकिल बोल रहे हैं। सो ये साइकिल कितने डेज का है? 28 डेज का। दिस इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है? सो ये क्या है? फॉर अ चेंजेस इन यूट्रस एंड ओवरी। ठीक है? यूट्रस एंड ओवरी के अंदर के चेंजेस है, जो क्या सिंबल्स हो करते हैं कि एक फीमेल प्रिपेयर हो रही है, मैच्योर हो रही है पूरा प्रेगनेंसी या रिप्रोडक्शन के लिए। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई? सो मेंस्ट्रुअल का बेसिक मीन समझ में आया आपको? सो द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द साइकिल चेंज, साइक्लिक चेंज इन द ओवरीज एंड यूट्रस। याद रखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? साइक्लिक चेंजेस है किसके अंदर? ओवरी एंड यूट्रस के अंदर, दैट अकर इन फीमेल एवरी मंथ फ्रॉम प्यूबरिटी। कब से स्टार्ट होता है? प्यूबरिटी। और एक फीमेल की प्यूबरिटी कब आती है? 12 to 13 ईयर्स के अप्रोक्सीमेट। ठीक है? आइडियली। ठीक है? जिसे हम क्या बोलते हैं? मेनार्च भी बोलते हैं टू मेन्यूपोज। कब तक चलती है? मेन्यूपोज। तो मेन्यूपोज वो बोल सकते हैं स्टेज है या कंडीशन है जब तक क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू चलता है। एंड मेन्यूपोज वो बोल सकते हैं एज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं, मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं, और वो एज होती है 45 to 50 के अप्रोक्सीमेट। क्लियर है? इतनी समझ में आई आपको कहानी? ओके। सो मेन्यूपोज टू प्रिपेयर फॉर फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी। ओके, कहानी समझ में आई? मासिक धर्म चक्र अंडाशय और गर्भाशय में होने वाले चक्रीय परिवर्तन है, साइक्लिक चेंजेस है, जो महिलाओं में हर महीने यौवन मतलब मेनार्च से लेकर रजोनी वृत्ति तक निषेचन, आरोपण और गर्भावस्था के लिए तैयारी के लिए होते हैं। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में? अब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, ये याद रखने हैं, क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं इसलिए। ठीक है? क्या कि स्टार्ट एट मेनार्च, मतलब प्यूबरिटी जो होती है फेज मेनार्च, उसकी एज क्या होती है एक फीमेल के अंदर? 12 ईयर्स, 12 to 13 ईयर्स के बीच हो सकती है, 12 वर्ष होती है। ठीक है? एंड द मेन्यूपोज, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंसेस की एंडिंग कब होती है? उसकी एज क्या है? 45 to 50 ईयर्स। ठीक है? मतलब 45 से 50 वर्ष। एवरेज लेंथ इज 28 डेज, बट इट कैन वेरी, मतलब वेरी अलग अलग हो सकती है, करती है 21, 35 हो सकती है। मतलब मेंसेस की जो पूरा साइकिल होता है बेसिकली वो होता है आपका आइडियली 28 डेज का, लेकिन पर्टिकुलर हर एक विमन का अलग अलग हो सकता है। वो 21 का भी हो सकता है, 24 का भी हो सकता है, 26 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, 35 का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है। क्लियर है? डिपेंड करता है किसके, मतलब क्या कारण हो सकता है, कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है? नॉर्मली 28 डेज का है। ओके, चलिए, तो फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फेजेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, हाँ जी, सो फेजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट फेज कौन सा होता है इसमें? मेंस्ट्रुअल फेज, जैसे मेंसेस भी बोलते हैं। पूरा हमने जब ग्राफ डिस्कस किया था
तो 1 से 5 का जो बीच का टाइम पीरियड था उसे हम क्या बोलते हैं, मेंसेस। इस केस में या इन डेज में यूट्रस में क्या चेंजेस आते हैं, एंडोमेट्रियम की लेयर ब्रेक होने लगती है। क्या होने लगती है, डाउन होने लगती है। बाय जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होता है और एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक मिलेगा 1 से 5 डेज का और एंडोमेट्रियम ब्रेक होने लगेगी। सो दैट इज मेंसेस फेज। ओके, और ओवरी की बात करें तो ओवरी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, ओव्यूलेशन होने लगता, सॉरी फॉलिक्यूलोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। सो प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल्स फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, सो मेंसेस फेज कितने डे का होगा, 1 से 5 डे का, मतलब मासिक धर्म चरण बोलते हैं इसे, 1 से 5 दिनों का। ठीक है, इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियल लाइन ऑफ द यूट्रस इज शेड होने लगेगी, ब्रेक होने लगेगी। ठीक है, कॉज ब्लीडिंग होने लगेगी क्योंकि एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रही है और ये ब्लड वेसल्स के बने होते हैं, थिन सेक्रेटरी लेयर है। तो जब ये ब्रेक होगी सो फीमेल की वजाइना से क्या लूज होगा, ब्लड इन द फॉर्म ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम सैडेड होगी, इस कंडीशन में ब्लीडिंग होगी। ठीक है, मतलब रक्त स्त्राव होगा। ठीक है, हैपेंस इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। क्लियर है, मतलब निषेचन नहीं होगा तब ये चीज तो होगी, लेकिन फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इस केस में एंडोमेट्रियम की लेयर ब्रेक नहीं होगी, मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल तो नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, जो भी फीमेल्स प्रेग्नेंट हो जाती हैं, इन दिस केस मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। एंड जब प्रेगनेंसी नहीं होती है, इसी कारण से क्या होती है, एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक होती है हर मंथ 28 डेज के साइकिल में, और यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए सेकेंड स्टेज इज फॉलिक्यूलोजेनेसिस या फॉलिकल फेज। क्या है, फॉलिकुलर फेज। इस फेज में क्या होगा, ये फेज कब से स्टार्ट होता है, तो जब हमने डिस्कस किया था पूरे चार्ट को, किसको, सो 1 से 5 क्या था आपका, मेंसेस फेज था 1 से 5 का, और 5 के बाद मतलब 6 से जो स्टार्ट हो रहा था 14 तक, कहां तक, 14 तक, दिस फेज इज फॉलिकुलर फेज। यहाँ पे फॉलिकल्स फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ओके, सो फॉलिकल्स एग मैच्योर इन द ओवरी, अंडाशय में खूब मतलब अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। एस्ट्रोजन हेल्प इन द रीजनरेशन ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग। ठीक है, तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है वो यूट्राइन को फिर से रीजनरेट करने में हेल्प करता है, इसलिए एस्ट्रोजन का लेवल पहले बढ़ता है बिफोर 14 डेज। ठीक है, क्या करेगा, ताकि ये एंडोमेट्रियम की लेयर को फिर से थिक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर सेकंड फेज इज ओव्यूलेशन, जो कि 14th डे में होता है। क्यों होता है, जब LH अपने पीक पे आता है, कौन, LH, एंड साथ ही साथ FSH भी चल ही रहा है। ठीक है, सो LH जैसे पीक पे आएगा 14th डे में, तो क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन। क्लियर है, सो रिलीज ऑफ मैच्योर एग फ्रॉम द ओवरी, दिस कॉल्ड इज ओव्यूलेशन, ट्रिगर्ड बाय द शुगर नहीं श्रग ऑफ LH, हाँ श्रग ऑफ LH मतलब अपने पीक पे रहेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जिसे बोल रहे हैं। तो लास्ट इज ल्यूटियल फेज, जो कि स्टार्ट होगा 14 से 28 डेज का। ठीक है, मतलब 14th डे के बाद स्टार्ट होगा, 28 डेज तक चलेगा ल्यूटियल फेज। इस फेज में क्या होता है, ओव्यूलेशन के बाद क्या, ओव्यूलेशन के बाद क्या बनती है, कार्पस ल्यूटियम, जो डिग्रेड होकर के येलोइश बॉडी बना लेती है। तो रप्चर्ड फॉलिकल becomes of carpus luteum which secrete progesterone and साथ ही साथ एस्ट्रोजन। तो अब जो एस्ट्रोजन यहाँ से निकलेगा वो नेगेटिव फीडबैक देगा और LH और FH को लेवल को गिरा देगा। क्लियर है, इतनी कहानी समझ में आई। इफ नो फर्टिलाइजेशन कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो डीजनरेट हो जाएगी, हार्मोन लेवल ड्रॉप हो जाएंगे, नेक्स्ट मैच्योरेशन बेगिंग। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ में आई, मे भी आपको समझ में आ गई होगी। अब एनसीईआरटी का जो हमारा ग्राफ दिया है उसको समझ लीजिए, ये रहा, ये हिंदी में, ये इंग्लिश में, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। यूट्रस की बात करें तो देखिए, यूट्रस में 1 से लेके 5 तक का जो डे है, ये कौन सा है आपका, मेंसेस फेज है, यहाँ से यहाँ तक, जिसमें क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम की लाइन ब्रेक हो रही है, ये यहाँ पे दिख रही है आपको, एंडोमेट्रियम की लाइन ब्रेक हो रही है। लेकिन बात करें हम ओवरी की, तो ओवरी के अंदर क्या स्टार्ट हो गया है, फॉलिक्यूलोजेनेसिस स्टार्ट हो गया है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल बनना शुरू हो गई है। और फॉलिकल बन रही है क्योंकि इंटीरियर पिट्यूटरी ने अपने हार्मोन्स, जिसे हम बोल रहे हैं LHS, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के लेवल को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग ऑलरेडी बढ़ गया है, और बढ़ते बढ़ते ल्यूटिनाइजिंग 14th डे में जैसे आएगा तो ओवरी के अंदर क्या हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल फर्दर क्या हो जाएगी, फट जाएगी, और यहाँ से ओव्यूलेशन हो जाएगा। क्लियर है, और यूट्रस में एंडोमेट्रियम की लेयर यहाँ से थिक होने लगेगी। निहानी समझ में आई आपको। फिर जैसे यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ तो यहाँ पे ये कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा, और ये कार्पस ल्यूटियम अब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों को बढ़ाएगी। तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा। देखिए
फर्स्ट टाइम एस्ट्रोजन इंक्रीज हुआ, फिर डाउन हो गया, लेकिन 14th डे के बाद कार्पस ल्यूटियम ने एस्ट्रोजन को बढ़ाया। अब यहाँ से जो एस्ट्रोजन बढ़ा है ये नेगेटिव फीडबैक देगा, जिसके कारण ये जो FSH एंड LHS है इसके लेवल डाउन हो जाएंगे। जबकि प्रोजेस्टेरोन अभी तक नहीं था, लेकिन 14th डे के बाद मतलब ओव्यूलेशन के बाद बढ़ गया। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आई? तो ये है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप सो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आ गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब सिंगैमी। क्लियर है? फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हम समझ चुके थे नॉर्मली क्या होता है, अब हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन को अगर हम समझे तो ये बेसिकली कब से स्टार्ट हो रहा है? फर्टिलाइजेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? जब गैमेटोजेनेसिस हो चुका है। कब से स्टार्ट होगा? जब गैमेटोजेनेसिस हो चुका है, मींस स्पर्म बन चुके हैं, ठीक है, और एग भी बन चुका है। अब फर्टिलाइजेशन होने के लिए गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होना चाहिए? इंसेमिनेशन। सो अब इंसेमिनेशन हो गया है, ठीक है, इंसेमिनेशन हो गया है। इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा? इंसेमिनेशन किस में होगा? वजाइना में। क्लियर है? जिसे वजाइनल कैनॉल भी कहेंगे। ठीक है, अब ये प्रोसेस होने के लिए, समझने के लिए हम एक बार वापस आ जाते हैं अपने मैच्योर एग पे। ग्राफियन फॉलिकल के बाद जो एग बना था हमारा, ध्यान से समझिए। दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइड प्रेजेंट है क्या? लिक्विड। एंड ये हो गया आपका क्या? जो एग बनाएगा, ओवम बनाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्या ये अभी एग है या ओवम है? नहीं, क्या है ये? सेकेंडरी oocyte। क्या है ये? सेकेंडरी oocyte। याद रखेंगे हम, क्या है? सेकेंडरी oocyte। और इस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है क्या? ढेर सारी माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? ओके। अब आउटर कवरिंग होगी यहाँ पे, जैसे हम क्या बोलेंगे? जोना पेलुसिडा। क्लियर है? फिर इसके ऊपर कवरिंग होगी इस टाइप की सेल्स की, जो जोना पेलुसिडा है वो एयर सेलुलर है, उसके पास कोई सेल नहीं है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी है। याद रखेंगे जोना पेलुसिडा। ठीक है, और फिर जो आउटर कवरिंग, दिस कवरिंग इज कोरोना रेडिएटा। क्या है ये? कोरोना रेडिएटा। क्लियर है? कोरोना रेडिएटा। ओके, इतनी कहानी समझ में। ये क्या है? मैच्योर एग है, ओवम, सेकेंडरी oocyte बोल सकते हैं या मैच्योर एग। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? फर्टिलाइजेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए स्पर्म आ चुके हैं यहाँ तक, और एक नहीं कई सारे स्पर्म्स आएंगे। ठीक है, कई सारे स्पर्म्स आएंगे, लेकिन इन स्पर्म्स में से सिर्फ एक स्पर्म ही इसे फर्टिलाइज करेगा। क्लियर है? कैसे? देखिए, अगर मैं इसको हटाती हूँ तो मे बी ये हट सकता है। हट गया। अब क्या? 1 मिनट। नहीं हटाया, बधाई हो। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ओके ओके, चलिए। अच्छा, एक कहानी आप समझिए ध्यान से। क्या बात कर रहे थे हम? देखिए, गैमेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म्स बन चुके हैं, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस हो चुका है। स्पर्मेटोजेनेसिस ऑलरेडी हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? फर्टिलाइजेशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम? फर्टिलाइजेशन की। सो फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ हो रहा है? फीमेल बॉडी में। कहाँ हो रहा है? फीमेल बॉडी में। फीमेल बॉडी में कहाँ?
पूरे स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है। तो यहाँ आपके एग बन चुके थे, ठीक है, ओव्यूलेशन हुआ फेम्ब्री के थ्रू। अब यहाँ पर, कहाँ पर, इस पार्ट में, ये जो मोटा वाला रीजन है, दिस रीजन इज एम्पुला। क्या है ये? एम्पुला। और यही क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तो नाम आपको याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन का इवेंट हो कहाँ रहा है फीमेल में? ओविडक्ट में। ओविडक्ट में कहा? एम्पुला। कहां पर? एम्पुला पर, ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन होने के लिए सिर्फ एम्पुला तक पहुंचना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? स्पर्म एंड एग, मतलब दोनों का, बोथ गैमेट्स, मतलब स्पर्म एंड एग दोनों का क्या? सेम लोकेशन एंड सेम टाइम पर पहुंचना जरूरी है। क्लियर है? मतलब सेम टाइम पर एग पहुंचेंगे और स्पर्म पहुंचेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा, एंड लोकेशन भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग यहाँ है तो स्पर्म यहाँ हो, या फिर स्पर्म यहाँ है और एग यहाँ आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन मेजर करती है या फिर मायने रखती है, एंड साथ ही टाइम पीरियड मायने रखता है। वो टाइम पीरियड होता है क्या? 10 to 17 डेज के बीच का, ठीक है, बिफोर ओव्यूलेशन एंड आफ्टर ओव्यूलेशन। जो 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है उसके 10 से 17 दिन के बीच में कंडीशंस या फिर प्रोबेबिलिटी बनती है कि फर्टिलाइजेशन हो सकता है। और फर्टिलाइजेशन सिर्फ एम्पुलरी लोकेशन पर होगा, मतलब एम्पुला पर होगा। सो इसलिए मेजर करता है या फिर मायने रखता है कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए जरूरी है कि सेम टाइम एंड सेम लोकेशन होना चाहिए दोनों गैमेट्स की। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई? सो इंसेमिनेशन की प्रोसेस के दौरान जो गैमेट्स होते हैं वो वजाइना में इंटर कर जाएंगे। कहाँ इंटर कर जाएंगे? वजाइना में। फिर उसके बाद ये कहाँ इंटर करेंगे? यूट्रस में। कहाँ पर? यूट्रस में। एक स्पर्म नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, मिलियंस ऑफ स्पर्म एंटर करेंगे यूट्रस में। कहाँ पर? यूट्रस में। क्लियर है? अब आप बोलेंगे मिलियंस, यस, हमने जब देखा था गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, तो उसमें हमने क्या देखा था? फर्स्ट इजैकुलेशन में 300 मिलियन स्पर्म बनते हैं। कितने बनते हैं? 300 मिलियन स्पर्म बनते हैं, ठीक है। तो फीमेल बॉडी में अप्रोक्सीमेट 200.300 मिलियन स्पर्म्स के बीच में इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। अब एग्जैक्ट 300 क्यों नहीं? बिकॉज कुछ स्पर्म्स तो पहले ही मर जाएंगे, ठीक है। और अब आप खुद सोचिए, 3 मिलियन स्पर्म्स में से सिर्फ एक स्पर्म सिलेक्ट होगा। 1 मिलियन नहीं, है ना, ना ही 100 मिलियन, ना ही 1 मिलियन या 1000, कुछ भी नहीं, सिर्फ ओनली 1, ठीक है। इतने बड़े अमाउंट में से ओनली 1 मिलियन, ओनली 1 स्पर्म सिलेक्ट होगा। कैसे? यस, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। क्लियर है? तो आधे स्पर्म तो इंसेमिनेशन से पहले ही खराब हो जाएंगे, मर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और कुछ इंसेमिनेशन के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और कुछ स्पर्म्स जिनका सिलेक्शन होगा वो कुछ देर तक होल्ड करेंगे यहाँ यूट्रस में, और वो टाइम है 4 to 5 आवर्स, ठीक है। इंसेमिनेशन के बाद 4 से 5 घंटे ये स्पर्म्स यहाँ पर रुकेंगे। क्यों रुकेंगे? ताकि ये क्या हो पाए? कैपेसिटेशन कर पाए। क्या कर पाए? कैपेसिटेशन, कैपेसिटी हो पाए। और जैसे ही इनका कैपेसिटेशन कंप्लीट होगा 4 to 5 आवर्स का, मतलब इनको एनर्जी मिल चुकी है, ये चार्ज हो चुके हैं, और इस टाइम पीरियड को जो कवर कर पाएंगे वही आगे बढ़ पाएंगे, और जो नहीं कर पाएंगे वो यहीं पर रह जाएंगे, मर जाएंगे। क्लियर है? सो यहाँ पर कैपेसिटेशन के लिए रुकेंगे 4 to 5 आवर्स। कहाँ पर? यूट्रस में। कहाँ पर रुकेंगे? ये याद रखेंगे आप, यूट्रस में रुकेंगे ये 4 to 5 आवर्स, ठीक है। देन उसके बाद जो रुके रहेंगे, जो जीत जाएंगे इस एग्जाम को, इस कंपटीशन से आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? और जो नहीं जीत पाएंगे, यही फेल हो जाएंगे, वो यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, रुके जाएंगे। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आई? ठीक है। सो अब जो आगे बढ़ जाएंगे वो कहाँ तक पहुंचेंगे? एम्पुला तक। एम्पुला में एग इसका वेट कर रहा होगा। जैसे कैपेसिटेशन ये कंप्लीट करेंगे 4 to 5 आवर्स का, ये एग इसे अट्रैक्ट करने लगेंगे। किसे? स्पर्म्स को, ठीक है। एग के पास कैपेसिटी होती है, ये मेल गैमेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेगा जैसे ही कैपेसिटेशन कंप्लीट होगा। क्लियर है? लेकिन ये उसी स्पर्म को या फिर उसी गैमेट को अट्रैक्ट करेगा जो उसकी स्पीसीज का होगा। अदर स्पीसीज के गैमेट को एग कभी अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? फीमेल एग ह्यूमंस स्पर्म को या ह्यूमंस गैमेट्स को ही अट्रैक्ट करेगा।
इसके अलावा अगर आप फीमेल बॉडी में किसी और स्पीसीज का गैमेट इंजेक्ट करा देते हैं इंसेमिनेशन के दौरान, तो इस कंडीशन में एग उसे रिजेक्ट कर देगा, उसे नहीं आइडेंटिफाई करेगा, या बोल सकते हैं उसे नहीं पहचान पाएगा। क्लियर है? ये कहानी आपको याद रखनी है। ओके, चलिए, सो इतनी कहानी आपको समझ में आई। सो यहाँ पर ये एग इसको अट्रैक्ट कर लेगा, देन उसके बाद होगा क्या? फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए, हाँ जी। तो ये आगे हम अपने एग पे, एग का स्ट्रक्चर हमने देख लिया था। ठीक है, अभी मिलियंस ऑफ स्पर्म में से 1000 ऑफ स्पर्म या 100 जितने भी बचे थे वो आ गए कहां तक? कैपिस्टेशन को कंप्लीट करने के बाद इस एग तक। ठीक है, अब इस एग से इतने सारे स्पर्म्स में से सिर्फ ओनली 1 स्पर्म ही इंटर करेगा। कितना? ओनली एक स्पर्म ही इंटर करेगा। किसके अंदर? इसके अंदर। अब इसको मिलना किससे है? सेकेंडरी oocyte से। जैसे ये सेकेंडरी oocyte के पास जाएगा तो ये ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा एंड फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जाइगोट बन जाएगा। अभी तक ये क्या है? सेकेंडरी oocyte है। तो यहां तक पहुंचने के लिए इसको ये 3 लेयर क्रॉस करनी पड़ेगी। किसको? स्पर्म को। तो ये 3 लेयर को कैसे भेद करके चला जाएगा? ठीक है, तो जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखा था, क्या देखा था? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखा था, तो हमने एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखा था। इसमें क्या? जो स्पर्म है उसके हेड पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर था। यस या नो? था। स्पर्म के हेड पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर था, जिसे हम क्या बोल रहे थे? एक्रोसोम। क्या? एक मिनट, हाँ जी। स्पर्म के हेड पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर था। यस या नो? एक मिनट, लाइट चली गई लग रहा है। लाइट जा चुकी है। लाइट का वेट करने से सही है कि हम इसको कवर कर लेते हैं। फेस नहीं दिख रहा है तो क्या हुआ? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हमने पिछले क्लास में देखा था। हमने देखा था इसके हेड पर स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम ये क्या करेगा? पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? पेनिट्रेशन में। मतलब जो स्पर्म है उसको एग की जो बॉल्स हैं, दीवार है 3 की 3, उनको भेदने में हेल्प करता है ताकि वो इन कर जाए, अंदर चले जाए। ठीक है, सो एक्रोसोम क्या करेगा? बेसिकली पेनिट्रेशन में हेल्प करेगा। व्हाई? बिकॉज इसके पास था स्पर्म लाइसिन। क्या था? स्पर्म लाइसिन। और इस स्पर्म लाइसिन के पास 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स थे या हार्मोन्स थे। इसमें फर्स्ट था कौन सा? हाइलुरोनिक एसिड, सॉरी हाइलुरोनिक डेज। ये एंजाइम हार्मोन से, क्या है ये? हार्मोन से हाइलुरोनिक डेज। ठीक है, दूसरा था कोरोना पेनिट्रेटिंग गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स एंड लास्ट था जोनालाइसिन। क्या था? जोनालाइसिन। ये तीनों क्या करेंगे? इन तीनों मेम्ब्रेन को तोड़ने में या ब्रेक करने में हेल्प करेंगे। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आई थी? चलिए, सो ये जो लेयर है किसकी? एग की या oocyte की, इनकी तीनों लेयर को तोड़ने का काम कौन करेगा? स्पर्म का हेड। क्या? हेड। ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम एक स्पर्म ड्रॉ कर रहे हैं जो क्या कर रहे हैं? मान लीजिए यहां पर लोकेटेड ये जो स्पर्म है ये क्या कर रहा है? इसको पेनिट्रेट करेगा। क्या करेगा? पेनिट्रेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, या फिर यही एंड करेगा इनसाइड। 1 मिनट ओनली।